Hello guys, am I audible and visible to all of you? Very good evening. Okay, so let's get started with the session. Good evening everyone. So this is very important session on the top 50 MCQs from our very first topic for RBI Grade B, SEBI and NABARD. Okay, in economics and social issues, this is the very important topic called national income. Okay, the measurement of growth आपके syllabus में होगा. National income. So this is the very first topic and a very important, highly weighted topic in your examination, guys. So the session is going to be very beneficial for all the RBI Grade B aspirants, NABARD Grade A and B aspirants and SEBI Grade A aspirants. ओके सो आई होप कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझसे ये टॉपिक पढ़ लिया है. ओके, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 सेशंस ऑन दिस टॉपिक विच इज़ वेरी वास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. Okay, and there may be some new students also. So I want all of you to have a good understanding on all types of questions that may be asked as a part of your national income. So very good evening all of you. Good evening Soumya, Banking Warriors, Vivek, सबको very good evening. एंड हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को. दीज आर माई अपकमिंग बैच कोर्सेज फॉर आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज फ्रॉम 9th of June onwards with the part 1 which will be followed with the part 2 on 7th of July. It will cover your entire syllabus of ESI for RBI as well as NABARD. इसके अलावा 23 जून से 23 जून से मेरा मैनेजमेंट का बैच स्टार्ट हो रहा है जो कि आरबीआई ग्रेड बी के लिए रहेगा. सेबी में भी मैनेजमेंट पूछा जाता है. उसके बाद इथिक्स न्यू सिलेबस इंट्रोड्यूस फॉर आरबीआई ग्रेड बी. इथिक्स नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 11 अगस्त से आपका कॉम्प्रिहेंसिव बैच इथिक्स का भी जो है स्टार्ट होगा. तो इसके अलावा और भी बैच कोर्सेस है. न्यू कैटेगरी है आरबीआई नबार्ड का, तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. यू कैन गो फॉर अ सब्सक्रिप्शन आइदर कॉम्बो और एन इंडिविजुअल. ठीक है, अगर आपको फेज 1 के लिए भी तैयारी करनी है तो आप बैंक का और आरबीआई का कॉम्बो ले सकते हो. अगर सिर्फ फेज 2 करना है तो आपने सिर्फ आरबीआई और नबार्ड का सब्सक्रिप्शन लेना है. एंड यू कैन यूज दिस कोड रूही10 टू अवेल अ मैक्सिमम डिस्काउंट. ठीक है, एंड इसके अलावा एक और ऑफर यहाँ पे चल रही है बैंक और एसएससी कॉम्बो के लिए. 21% तक का ऑफ है. 6+6 एडिशनल मंथ्स एब्सोल्युटली फ्री है गाइस. सो यू कैन यूज द कोड रूही लाइव और रूही10. ओके, एंड अवेल दिस ऑफर. Okay, so guys, let's get started with the session on national income. The very first question on your screen is, which of the following statement is correct? You have to answer in the comment section. इनमें से कौन सा statement correct है? GDP is the total value of goods produced by the resident of a country. It includes both marketable and non-marketable goods and services. या फिर it includes factor income from abroad. It is the total value of all final goods and services produced within a country. So यहाँ पर सबसे करेक्ट एक्यूरेट स्टेटमेंट जो है आउट ऑफ द 4, द आंसर इज ऑप्शन डी. वेरी करेक्ट. यस, जीडीपी इज द टोटल वैल्यू. ओके, जो गुड्स एंड सर्विसेज हमारे कंट्री के बाउंड्री के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, ये हमारे इंडिया की जो बाउंड्री है इसके अंदर फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है विद इन 1 ईयर. एक साल के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर जिसका प्रोडक्शन हुआ है उसका हमें फाइनल वैल्यू कंसिडर करना है. दिस इज मार्केटेबल वैल्यू, द फाइनल मार्केटेबल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन एन इकोनॉमी इन अ ईयर. सच अ टर्म इज नोन एज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम इंटरमीडिएट गुड्स को कैलकुलेट नहीं करते हैं. इंटरमीडिएट गुड्स मतलब वो गुड्स है
जो कि रॉ मटेरियल से फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज जिनका किया जाता है। ओके, जैसे कि आप शुगर केन से आप शुगर केन जूस बना रहे हो या फिर कोई प्रोडक्ट बना रहे हो यूजिंग शुगर केन। ओके, सो ऑल दोज इंटरमीडिएट गुड्स विच आर अ पार्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इट विल लीड टू डबल काउंटिंग। ठीक है, तो डबल काउंटिंग ना हो इसलिए इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स का वैल्यू यहाँ पर कंसिडर होता है। इनमें से कौन से जो है फैक्टर या फिर फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या फिर ऑल ऑफ दिस, which are the factors of production? So the correct answer here is all of these. Very correct. सारे के सारे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब आपके रिसोर्सेस जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, ऑल दोज रिसोर्सेस दैट आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इकोनॉमी एंड दीज आर यूज्ड बाय द पीपल टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। सो हमारे इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने हम 4 फैक्टर्स का यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसमें से लैंड के ऊपर फैक्टर इनकम रेंट होता है, लेबर के लिए वेजेस, लेबर को वेजेस मिलते हैं, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है एंड एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन को प्रॉफिट मिलता है। तो ये चारों जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए 4 इनकम मैंने बताए, ये है फैक्टर्स ऑफ इनकम। ओके, फैक्टर्स ऑफ इनकम। सो देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लीडिंग टू 4 फैक्टर इनकम। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और करेक्ट रिगार्डिंग द कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? दीज आर द फाइनल गुड्स एंड नॉट द इंटरमीडिएट गुड्स. These do not get transferred in the production goods. Then over a period of time the monetary value of most of the capital goods gets increased. Capital goods are one of the factors of production. चलो, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट कैपिटल गुड्स के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है? So guys, here the correct statement 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 2 and 4, या फिर 1 and 3, या फिर all of this. The correct answer is 1. Very correct. सोमिया 1, 2 and 4. तीसरा जवाब, तीसरा जो ऑप्शन है यहाँ पर गलत क्यों है? अब कैपिटल गुड्स को हम सिंपल भाषा में कहते हैं ये गुड्स जो आपको प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ओके, जैसे कि आपके मशीनरी हुई, इक्विपमेंट्स हुए, these are all which help you in the production. These are the products which help you in the production. So ऐसे कुछ असेट्स होते हैं, टैंजिबल असेट्स होते हैं, जैसे कि बिल्डिंग हुए, मशीनरी हुई, इक्विपमेंट हुए, व्हीकल्स हुए. These are capital goods and they are used by any organization or a firm to produce goods and services, to produce consumer goods or goods for the business. ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, मशीनरी. ओके, these all fall under the capital goods sector. But guys, here the statement 3 says that तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका जो मॉनेटरी वैल्यू है ये इंक्रीज होता है. क्या कोई असेट का मॉनेटरी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज होता है? कोई भी एक असेट ले लो, इनका जो मॉनेटरी वैल्यू है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्रीज होता है, ना कि इंक्रीज होता है. यहाँ पर स्टेटमेंट 3 आपका इनकरेक्ट है बिकॉज इट इज रेड्यूसिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, नॉट इंक्रीजिंग. तो डिक्रीज होना चाहिए था, जिस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन. ठीक है, सो डेप्रिसिएशन, कोई भी असेट वेयर एंड टेयर के वजह से, टेक्नोलॉजी में चेंज आने के वजह से उसका जो वैल्यू है दिन ब दिन घटता है. ओके, एंड दैट रेट इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन रेट. ओके, सो अगर मैंने कोई भी कार खरीदी है या फिर कोई भी मशीनरी खरीदी है, तो 1 या 2 साल 3 साल बाद जब भी आप उसे बेचने निकालोगे तो उसका वैल्यू जो है बढ़ता नहीं है बल्कि घटता है, डिक्रीज होता है. Why? Due to obsolescence in technology, due to wear and tear of the asset, and that is nothing but depreciation. इस चीज को हम कहते हैं depreciation. तो यहाँ पर depreciation होना चाहिए. कैपिटल गुड्स के कंडीशन में भी जो है वैल्यू में डिक्रीज देखने मिलता. Which of the following statements are incorrect regarding constant price and current price? Very important concept that we have studied.
कांस्टेंट प्राइस एंड करंट प्राइसेस के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? कांस्टेंट प्राइसेस आर बेस ईयर प्राइस एंड करंट प्राइसेस रेफर टू द प्राइसेस of the year in the question. Okay, let's assume that this is the year, current year. Okay, current year मान ले से to calculate the nominal GDP, constant price are used. To calculate real GDP, current is used. It is better to measure growth at constant price rather than current price because measurement at constant price cancels the effect of inflation. Which of this statement is इनकरेक्ट? आपको बताना है इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन बी है गाइस. अब टू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस आर नॉट यूज. नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए करंट प्राइसेस यूज की जाती है और रियल जीडीपी, द जीडीपी एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन, कितना प्राइसेस गुड्स का बढ़ा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जब हम बेस प्राइस से करंट प्राइसेस को कंपेयर करते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलता है. तो रियल जीडीपी का कैलकुलेशन कौन से प्राइसेस पे होगा? रियल जीडीपी का कैलकुलेशन जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे होता है. ओके, कांस्टेंट प्राइसेस पे मतलब बेस ईयर के प्राइस पे होता है. राइट, सो यहाँ पे याद रखना है नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए कांस्टेंट प्राइसेस आर यूज्ड एंड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी द करंट प्राइसेस आर यूज्ड. सो Here, sorry, the option B is incorrect in this because to calculate nominal we use current and to calculate real we use constant prices. A country wants to know whether the quantity of goods produced in the country in a year has increased when compared to the previous year. Which of the following idea is regarding the same is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट वो आइडेंटिफाई करेगा कि आपके क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस में कितना इंक्रीज या डिक्रीज देखने मिला है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर? रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी डिफ्लेटर या फिर पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी? यस, वेरी करेक्ट. ओके, सो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी. मान लो मैंने कहा कि 2019-2020 में ओके देयर 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन हुआ था एट अ प्राइस ऑफ ₹10 ईच. तो वी कैलकुलेट द टोटल जीडीपी फॉर प्रोडक्ट ए एज ₹10,000 एंड 2021 में मान लो अगर प्रोडक्शन हुआ है 800 यूनिट्स का एट ₹10 ईच, देन वी कैलकुलेट इट एज 8,000. So यहाँ पे a country wants to know whether the quantity of goods produced in the country has increased as compared to the previous year. Which of the following concept determines this? Okay, ये कौन सा concept है जहाँ पे हम जो है prices को constant treat करें. अब prices मैंने किस year की ली? वही प्रीवियस ईयर की ली 10, राइट. तो प्राइसेस मैंने कांस्टेंट अज्यूम की एंड जीडीपी कैलकुलेट किया तो वो होगा आपका रियल जीडीपी. ओके, रियल जीडीपी कांस्टेंट प्राइसेस पे. करंट ईयर प्राइस मैंने अज्यूम की तो वो होगा आपका नॉमिनल जीडीपी. ठीक है, सो दो मेथड्स है हमारे पास, करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस पे. करंट प्राइसेस पे नॉमिनल, कांस्टेंट प्राइसेस पे रियल जीडीपी. तो nominal GDP refers to the current year production of goods and services at current year prices and real GDP is adjusted after inflation. मतलब इन्फ्लेशन के वजह से जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसको यहाँ पे हमें प्राइस अगर हम करंट ईयर की लेते हैं तो वो हमारा नॉमिनल ही रहेगा. तो हमें कांस्टेंट ईयर की प्राइस लेके अगर इन्फ्लेशन को आइडेंटिफाई करना है, so in order to measure the inflation, adjusted inflation, we express it in real terms and so we assume the price of the constant year, okay, of the base year. So real GDP refers to as current year production of goods and services valued at your base year prices, and base year prices are nothing but constant prices. When we say that there is a systematic reduction of the recorded cost of a fixed asset like building, furniture, office equipment, vehicle, what is the concept known as? अभी पिछले कैपिटल गुड्स वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है नॉट विजिबल, चेतन व्हाट हैपेंड?
Is it visible to all of you? Okay. Okay, very correct. Okay, the reduction in the value of asset over a period of time is nothing but depreciation. Next question, when we add the product taxes and deduct the product subsidies from the base price, okay, base price पे अगर हम tax को reduce कर रहे हैं और subsidies, we add the product tax and we reduce the subsidies. I'll change the pen color. What is it known as? Very correct, it is known as market price. Okay, market price, base price plus taxes minus subsidies will give you the market price of the product. Next, consider two countries X and Y. If a product costs $25 in country X and a similar product cost in country Y cost $50, then what can be said regarding the purchasing power of people of both the countries? अब दोनों countries के लिए purchasing power को आपने कंपेयर करना है. एक कंट्री में प्रोडक्ट का कॉस्ट $25 है, वही दूसरे कंट्री में प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है $50 है. So read the options very carefully and tell me the correct answer. Okay, so Soumya has given, Chetan has given the answer. The very correct answer is option B. Okay, so अब यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट है, सिमिलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट है, जिसको खरीदने के लिए X कंट्री में एक अलग अमाउंट पे करना पड़ रहा है और Y कंट्री में अलग. एक कंट्री में $25, एक कंट्री में $50. तो इसका मतलब क्या है? इट इज एन इंडिकेशन दैट द परचेसिंग पावर ऑफ पीपल ऑफ कंट्री X is more than that of the people in country Y. Why? Because एक प्रोडक्ट को, सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इनको कम पैसा देना पड़ रहा है, जबकि सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए इनको मोर पैसा देना पड़ रहा है. तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग किसका है? कॉस्ट ऑफ लिविंग कहाँ पे हाई है? कंट्री Y में कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, जबकि कंट्री X में कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है लेस है. Okay, so that is why option B is correct here. Consider the following. This country X and the country has high flow of incoming FDI and low level of outbound FDI. ठीक है, so यहाँ पे country X and that country X has high flow of incoming FDI and low level of outbound FDI. So then which of the following statement is likely to be true for country X? कौन सा स्टेटमेंट इनमें से आपका करेक्ट स्टेटमेंट है कंट्री एक्स के बारे में? एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इनकमिंग कम है और आउटबाउंड एफडीआई लेस है. सो जीडीपी लाइकली टू बी लार्जर दैन जीएनपी, या फिर जीएनपी लाइकली टू बी लार्जर दैन जीडीपी, या फिर बोथ ऑफ देम आर इक्वल. ओके, वेरी गुड. इस जीडीपी इज लाइकली लार्जर दैन जीएनपी. ओके, अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है आपके, ओपन इकोनॉमी एंड क्लोज्ड इकोनॉमी. ठीक है, अब दो इकोनॉमीज हैं. ओके, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज इंडिया. ओके, एंड लेट्स अज्यूम दैट दिस इज नॉर्थ कोरिया. ठीक है, तो अब इंडिया क्या है? इंडिया का जो ट्रांजैक्शंस है दूसरे कंट्रीज के साथ कैसा है? इट इज ओपन टू ऑल द इकोनॉमीज. मतलब हमारे देश में हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एट द सेम टाइम हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं. तो अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो जीडीपी हमारा कैसा रहेगा? जीडीपी में हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन लेते हैं, चाहे वो इंडियंस का हो या फिर कोई फॉरेनर आके इंडिया में प्रोडक्शन कर रहा हो. इट शुड बी विद इन द बाउंड्रीज, राइट? तो यहाँ पे जीडीपी ऑब्वियसली ग्रेटर रहेगा. एंड जीएनपी जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द नेशनल्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री. तो यहाँ पे इंडियंस का प्रोडक्शन तो एक ही पार्ट है, इसमें कुछ एडिशनल फैक्टर जीडीपी में जो इस फिगर को बड़ा बना रही है. तो जीएनपी में हमने सिर्फ इंडियंस का इनकम कंसिडर किया है, जबकि जीडीपी में हमने इंडियंस और फॉरेनर्स प्रोडक्शन इन इंडिया को कंसिडर किया है. तो जीडीपी विल बी ग्रेटर दैन जीएनपी इन केस ऑफ विच इकोनॉमी? इन केस ऑफ ओपन इकोनॉमी, जो एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस कर रही हैं. एंड इन केस ऑफ कंट्री विच इज क्लोज्ड
economy. In case of the economy which is closed, which do not carry out any transaction, okay, nobody coming in and nobody going out, okay, so in such a condition, GDP will be equal to GNP, because वो जो प्रोडक्शन नॉर्थ कोरिया में हो रहा है वही प्रोडक्शन GNP में भी काउंट होगा, राइट। तो यहाँ पे GDP और GNP दोनों इक्वल रहेंगे इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। Real GDP is calculated at what prices? Constant, current, either A or B, neither A or B, none of this. GDP किन रियल GDP कौन से प्राइस पे कैलकुलेट होता है? अभी जस्ट मैंने आपको दो टाइप्स बताए थे, रियल और नॉमिनल GDP। रियल GDP is calculated on base year prices, मतलब constant prices. The portion of the income which is left after deducting the applicable taxes. Okay. Is it disposable, net income, gross income or total income? Just ignore one option. Personal disposable income, okay, या फिर disposable income, net income और gross income. The answer is disposable income, okay, या फिर disposable personal income या फिर personal disposable income, okay. After reducing your applicable taxes, टैक्स रिड्यूस करने के बाद जो अमाउंट ऑफ मनी इज लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल इज नोन एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी इज नॉट इंक्लूडेड इन टर्शियरी? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर टूरिज्म। 3 मेजर सेक्टर्स है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। सो इन तीनों में से कौन सी एक्टिविटी टर्शरी के अंदर नहीं आती है? वो क्वाटरनरी में या क्वीनरी में आ सकती है। ओके, वेरी करेक्ट, डी कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ये कौन से एक्टिविटी में आएगा, क्वाटरनरी एक्टिविटी या क्वीनरी? और दो क्लासिफिकेशन हमारे पास आ जाते हैं, क्वाटरनरी एंड क्वीनरी, ओके, एंड क्वीनरी सेक्टर। सो दिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज a part of quinary activity, okay. Quinary activities are the services that focus on creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas, जैसे कि data interpretation हुआ, जहाँ पे use of knowledge, okay, new technologies, creativity का use हो रहा है, तो वो सारे activities जो है आपके quinary में आते हैं। और इन क्वीनरी सेक्टर में जो जॉब करते हैं इन प्रोफेशंस को गोल्ड कॉलर प्रोफेशंस कहा जाता है, ठीक है। सो क्वीनरी एक्टिविटीज में यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट आएगा, ना कि टर्शरी में आएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज कंसिडरिंग चेंज ऑफ द बेस ईयर ऑफ GDP कैलकुलेशन फ्रॉम 2011-12 टू विच ईयर? अब पहले इट वॉज 2004-5, then it was changed to 2011-12 and now 2011-12 से मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बेस ईयर को चेंज कहाँ पर किस साल पे करेगी, मतलब कौन सा साल बेस ईयर होगा इन द फ्यूचर? 2017-18, ओके, 2017-18। Communist philosophy is wound around the point that the decisions need to be made at a centralized level. USSR was a communist state. Which type of economics will describe the economic system followed by USSR? Traditional economic system, command, mixed या फिर market? Communist economy, जहाँ पे decisions centrally government लेती है, that economy is known as command, okay, command, जैसे कि चाइना हुआ, okay, नॉर्थ कोरिया हुआ, these are the examples of command economic system. Which of the following income does not adjust for changes in purchasing power, the amount of goods and services that one can afford with income owing to inflation? Disposable income, digital income, real income, nominal income या फिर none of this? Does not adjust for changes in purchasing power. इनमें से कौन सा इनकम जो है चेंजेस इन परचेसिंग पावर को एडजस्ट नहीं करता है? आई मीन इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करता है। सिंपल सी बात, परचेसिंग पावर कब चेंज होगा? खरीदने की क्षमता, जब प्राइसेस बढ़ेंगे, राइट, इन्फ्लेशन रेट ग्रो करेगा, तब हमारी खरीदने की क्षमता कम होगी। सो नॉन एडजस्टेड इन्फ्लेशन इज नेशनल इनकम, नेशनल नॉमिनल इनकम,
नॉमिनल इनकम हम करंट ईयर प्राइसेस पे निकालते हैं. इट इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन. इनमें से कौन सा इनकम इज एडजस्टेड आफ्टर इन्फ्लेशन? दैट इज रियल इनकम विच इज कैलकुलेटेड ऑन कांस्टेंट ईयर प्राइसेस. दिस इज कैलकुलेटेड ऑन करंट ईयर प्राइसेस. सो नॉमिनल इनकम इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है. सो इफ इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इकोनॉमी आर इंक्रीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑकर? इनमें से कौन सा सिनारियो ऑकर हो सकता है जब इनडायरेक्ट टैक्सेस को गवर्नमेंट बढ़ा दे? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इंक्रीजेस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट डिक्रीजेस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्रीजेस या फिर जीडीपी एट मार्केट प्राइस डिक्रीजेस. इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज होने के कारण जीडीपी एट मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, राइट? मार्केट प्राइस. अब फैक्टर प्राइस, फैक्टर कॉस्ट पे से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या हो? इनडायरेक्ट टैक्स लेस होगा और सब्सिडीज ऐड होगा, राइट? इनडायरेक्ट टैक्सेस हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड करेंगे और सब्सिडीज लेस करेंगे, तभी तो हम मार्केट प्राइस पे अराइव होंगे. सो यहाँ पे अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ जाएगा तो ज्यादा फैक्टर कॉस्ट ऐड करना पड़ेगा. सो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज आपकी जीडीपी मार्केट प्राइस होगी. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ेगा तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा. सो दैट इज योर आंसर. In which kind of economy the share of primary sector is 50% or more in the total output of the economy? Agrarian, industrial, service, information या फिर none? So share of the primary sector, natural resources. Okay, primary sector कहाँ से? Natural resources contribute to the primary sector. Okay, so yes, ये कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है? In the agrarian economy. Okay, so economy is called agrarian if its share of primary sector is 50% or more in the total output in the economy. Which economic curve shows measurement of distribution of income? अब इंडिविजुअल्स के हाथ में जो वेल्थ है, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको बेसिकली डिपिक्ट करने के लिए वेदर इट इज इक्वल और वेदर इट इज unequal distribution of wealth in the economy, we have a curve called as ISLM, indifference, Pareto, Lorenzo या फिर Gini-Jones. So क्या होना चाहिए आपका आंसर? द आंसर इज लॉरेंस कर्व. ओके, लॉरेंस कर्व ये कर्व है जहां पे ये जो डिफरेंस है, ओके, ये आपकी लाइन ऑफ इक्वालिटी है और ये जो डिफरेंस है इट इंडिकेट्स द unequal distribution of income, inequality in the distribution of the income. Okay, this represents the inequality in the distribution of income. So कितना हमारा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रो के अकॉर्डिंग हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है लोगों के हाथ में, क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है या इनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है? तो ये लाइन ऑफ इक्वालिटी और लॉरेंस कर्व के बीच का जो डिफरेंस है ये इनइक्वालिटी को दर्शाता है और ये कैलकुलेट किया जाता है 0 to 1 के रेंज में. ओके, इसके लिए गिनी कोएफिशिएंट होता है एंड गिनी कोएफिशिएंट 0 to 1 के रेंज में होता है एंड 1 के टूवर्ड्स मतलब मोर इक्वालिटी, ओके, एंड towards 0 is less equality. So here you have Lorentz curve which is given, which shows a graphical representation of the distribution of income or wealth. It was developed by Max Lorenz in 1905 for representing the inequality of wealth distribution. Okay, याद रखना आपको, मैक्स लॉरेंस ने 1905 में इसको डेवलप किया गया था एंड ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमारे ओवरऑल इनकम या फिर वेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है एट बॉटम, दैट इज x% ऑफ द पीपल. तो यहाँ पे आप देख रहे हो x% पॉपुलेशन है और यहाँ पे y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ इनकम रिप्रेजेंट किया गया है. सो यहाँ पे y% टोटल इनकम को रिप्रेजेंट करेगा. द परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड इज प्लॉटेड ऑन x एक्सिस एंड द परसेंटेज ऑफ इनकम ऑन y एक्सिस. And it shows the distribution of assets. In such use, many economists consider is a measure of social inequality.
अब यही जो ग्राफ है, ये जो डिफरेंस है, इसको हम कहते हैं इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ. The amount of money that households have available for spending and save after income tax, after paying the income tax, so it has been accounted for, is known as real income, digital income, disposable या फिर nominal income. जो amount of money households के पास available है after paying the income. डेली क्लास वैभव मेरी मंडे, वेनसडे और फ्राइडे ESI की प्लस पे होती हैं. ओके, उसके MCQs मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगी. वेरी करेक्ट आंसर इज डिस्पोजेबल इनकम. ठीक है, सो जो हमारा डिस्पोजेबल इनकम है, इट इज आफ्टर डिडक्टिंग द इनकम टैक्स. ठीक है, सम ऑफ नेशनल GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड नेट इनकम इज रिसीव्ड it receives from overseas is known as GNP, NDP, NNP at market price, NNP at factor cost या फिर none of this. Sum of nations GDP and its net income, that is it receives from other country, overseas, foreign countries से जो national income आ रहा है और हमारा country का GDP, ये क्या होगा? ये होगा GNP. ओके, सो यहाँ पे GNP कैलकुलेट करने के टाइम पे हम एक ही सवाल का जवाब देते हैं, हु हैज अर्न दिस इनकम. ये इनकम किसने कमाया है? ये इंडियंस का है क्या? राइट, इंडियंस का है क्या? इंडियंस स्टेइंग इन आवर ओन कंट्री, ओके, या फिर इंडियंस अर्निंग इट अब्रॉड, वो बाहर कोई फॉरेन कंट्री में जाके कमा रहे हैं या फिर खुद के कंट्री में कमा रहे हैं. हमको सिर्फ ये जानना है, ये इंडियंस का इनकम है तो हम इसे GNP में कैलकुलेट काउंट करेंगे. तो यहाँ पे सम ऑफ नेशनल GDP एंड नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय NDP? एक ही चीज है जो आपको GDP से हटानी होती है टू अराइव एट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. व्हाट इज इट? read the options very carefully. What is NDP? या फिर नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी हम इसे कहते हैं अल्टरनेटिवली. एंड नेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द नेशनल्स एंड फॉरेन नेशनल्स. ओके, हियर आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. ठीक है, सो बेसिकली नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट इज द अमाउंट स्पेंड बाय एन इकोनॉमी ऑन कैपिटल एसेट. नाउ हमने GDP कैलकुलेट किया, उसमें से हम डेप्रिसिएशन को हटा रहे हैं तो हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट या फिर नेट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट. बट इसको सिर्फ टेक्निकल लैंग्वेज में एक डेफिनेशन के फॉर्म में यहाँ पे कहा गया है, डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट मेड बाय द नेशनल्स एंड द फॉरेन नेशनल्स. Which of the following economic system refers to a broad set of economic theories of social organization advocating state or collective ownership and administration as a means of production and distribution of goods? Socialism, capitalism, mixed economy, planned economy या फिर none of this? The correct answer here is socialism. Okay, socialism यहाँ पे correct answer है आपके. यहाँ पे कहा गया है कि इकोनॉमिक सिस्टम which refers to a broad set of economic theories of social organization advocating state or collective ownership. What do you mean? यहाँ पे जो decisions है, is it centralized or the market forces are responsible in taking the decision? Socialist economy क्या कह सकते हैं इसको? Collective ownership of administration. Okay, so I have already taught you what is command economy, socialist economy, okay, mixed economy और traditional economy. ये 4 types के economies, okay, आपको पढ़ने हैं, very important. Okay, yes, it is centralized. Very good. Consider the following with reference to the unorganized sector. अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? इट जनरेट्स मिनिस्क्यूल पार्ट ऑफ इंडियाज GDP. मतलब छोटा सा पार्ट कंट्रीब्यूट करता है क्या ये हमारे GDP के लिए? इट एम्प्लॉयज अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन. इट इज नॉट रेगुलेटेड बाय एनी लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस. करेक्ट आंसर आपको बताना है
विच इज द करेक्ट? 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 या फिर ओनली 2? The answer is 2 only. Okay, because unorganized sector contributes a large to our economy. Okay, जो informal sector है, it plays a very important role in creating employment. Okay, so employment opportunities, poverty elevate करने के लिए ये काफी important role play करता है, because the large sector contributes of informal sector contributes to our economy. ओके तो ये सेक्टर इनकम अर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल. ठीक है, एक लार्ज सेक्शन ऑफ टोटल वर्कफोर्स है जो इनफॉर्मल सेक्टर से जुड़े हुए हैं. राइट, कोई फिक्स्ड आवर्स नहीं होते हैं, वर्किंग आवर्स, कोई रूल कोई रेगुलेशंस नहीं होता है इनफॉर्मल सेक्टर में. एंड around 92% of our total workforce is employed in the unorganized sector, and that is why यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता है. यहाँ पर इसका कंट्रीब्यूशन जो है ज्यादा है, दैट इज वाई ए रॉन्ग है. इट एम्प्लॉयज अ मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज वर्किंग पॉपुलेशन, दिस इज करेक्ट. ओके, अप्रोक्सीमेटली 92%, and it's not regulated by any laws, rules and regulations. See, though it is informal, but there are some kinds of rules, laws and regulations. Okay, the labor laws and all, but still, okay, but still the most correct answer here is option B. It employs a majority of the total working population. If indirect taxes in an economy are increased, then which of the following can occur as a correct statement? GDP at factor cost increases, GDP at factor cost decreases, GDP at market price increases, या फिर GDP at market price decreases. कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है? If indirect tax increase, then GDP at market price increase. I think we have already seen this. Next, the government adopted the recommendations of United Nations system of national accounts, which included measuring GVA, gross value added. Which of the following is not correct regarding GVA? GVA के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? GVA is a measure of total output and income in the economy. It provides the rupee value for the amount of goods and services produced in the economy after deducting the cost of input and raw materials. It also gives sector specific picture. क्या ये sector specific picture provide करता है कि कौन सा sector कितना grow कर रहा है? At macro level, from national accounting perspective, GVA is the sum of country's GDP and net of subsidies and taxes in the economy. GVA gives a picture of the state of economic activity from the consumer side and demand perspective. कौन सा statement not correct? Here option E is not correct. Okay, it gives a picture of state of economic activity from consumer side or demand perspective. No, basically ये आपको सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन दिखाता है कि किस सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है. राइट, किस सेक्टर ने कितना वैल्यू एडिशन किया है हमारे टोटल जीडीपी के लिए. सो ग्रॉस वैल्यू एडेड ये टोटल आउटपुट एंड इनकम कैलकुलेट करने का एक तरीका है. ये रूपी वैल्यू ऑफ अमाउंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी को बेसिकली यहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहा है आफ्टर डिडक्टिंग द कॉस्ट ऑफ इनपुट एंड रॉ मटेरियल्स. इट मीन्स हर स्टेज पे ओके फ्रॉम व्हीट टू बिस्किट, व्हीट से बिस्किट बनने के प्रोसेस तक के जितना भी वैल्यू एडिशन हुआ है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हर स्टेज पे वैल्यू एडिशन को कैलकुलेट करेगा और हर सेक्टर के वैल्यू एडिशन को ये आइडेंटिफाई करेगा. तो यहाँ पर ये डिमांड एंड सप्लाई साइड पर्सपेक्टिव से ये स्टेटमेंट गलत है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग आउट ऑफ दिस? GDP is always lower than GNP. GDP is equal to GNP when depreciation is 0. GDP is equal to GNP when income from abroad is 0. GDP is always greater than GNP. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू है? The answer is GDP is equal to GNP when income from abroad is 0. Right? So हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारे टेरिटरी के अंदर वो तो जीडीपी में कैलकुलेट किया है और जीएनपी में भी हम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडियंस का प्रोडक्शन कैलकुलेट किया गया है.
अब नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड अगर जीरो है तो यहाँ पर एडिशन जीरो हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई एडिशन ही नहीं करना है, बिकॉज यहाँ पे हम सिर्फ ग्रॉस नेशनल की बात कर रहे हैं, हम सिटीजन्स नेशनल्स की प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो हमारा नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम जीरो होगा, तो जीडीपी और जीएनपी में सिर्फ इंडियंस का ही प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा, मेकिंग इट टू इक्वल। ओके, सो दोनों यहाँ पे इक्वल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। ओके, अगर आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है तो जीडीपी जीएनपी में कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है एंड देन यू आर गोइंग फॉर एमसीक्यूज, इट विल मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज करेक्ट हियर? इनकरेक्ट हियर। गलत स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी। ओके, ग्रोथ इज ऑलवेज accompanied by development. The answer is false. Growth is basically determined by the national income. Okay, हम कितना प्रोडक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, it is measured in a quantitative figures. But development is a physical development where we get good health, good education, good facilities that will overall contribute to the development of human, right? So growth is always accompanied by development. अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है। वी कांट से दैट ऑलवेज इट विल लीड टू डेवलपमेंट। हाँ, इकोनॉमी में जीडीपी लाइक द जीडीपी इज गोइंग हाई, इट मीन्स कि एवरेज इनकम पर पर्सन का भी बढ़ रहा है। ओके, हमारा पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा अगर जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन को क्या गुड हेल्थ मिल रही है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड फैसिलिटीज, ओके, गुड एजुकेशन, all these facilities will contribute to your development. So always growth is accompanied by development? No, it is incorrect. Okay, ये incorrect statement है। Which of the following is added to the national income while calculating personal income? Personal income calculate करने के लिए कौन सा फैक्टर को हम नेशनल इनकम में ऐड करेंगे? ट्रांसफर पेमेंट, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। I have told you the entire formula. Okay, add less क्या क्या चीजें हमें करनी है यहाँ पे। तो इनमें से नेशनल इनकम में कौन सी चीज को ऐड करेंगे? सो वी गेट पर्सनल इनकम, वी ऐड ट्रांसफर पेमेंट। ओके, सो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो फर्म्स ने प्रॉफिट अर्न किया है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, सो दैट इज योर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेट इंटरेस्ट पेमेंट मतलब हाउस होल्ड्स, ओके, इंडिविजुअल्स ने लोन लिया है, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, राइट? सो अगर किसी को लोन दिया है तो इंटरेस्ट मिलेगा। सो एड लेस, नेट इफेक्ट आएगा, कितना देना है कितना लेना है, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा। कॉर्पोरेट टैक्स कंपनीज देती हैं, राइट? सो कॉर्पोरेट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना होगा। और ट्रांसफर पेमेंट, दिस इज अ यूनिलैटरल पेमेंट, वन साइड, ओके, वन साइड पेमेंट जो कि गवर्नमेंट कर रही है। यूनिलैटरल पेमेंट होता है जो गवर्नमेंट किसको देती है? जो गवर्नमेंट कंपनीज को, फर्म्स को, हाउस होल्ड्स को देती है इन द फॉर्म ऑफ डोनेशंस, प्राइजेस, ओके, प्राइजेस, स्कॉलरशिप्स। सो ट्रांसफर पेमेंट हैज टू बी एडेड बिकॉज वो हमारे हाथ का पैसा है, पर्सनल इनकम है वो हमारा, तो वो ऐड करेंगे। ओके, ये बाकी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, सो दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड। सो योर ट्रांसफर पेमेंट शुड बी एडेड। रिमेंबर द फॉर्मूला। Next, the household receive payment from government and firms in the form of pension, scholarship, prizes. Just now I have told you what is the term used: reward, grant, profit, transfer payment या फिर incentive. Yes, pension, scholarship, prize. यूनिलैटरल पेमेंट है मेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट के द्वारा किया गया यूनिलैटरल एक तरफा पेमेंट है जिसे हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट। Next question, which of the following can be inferred by looking at GDP and PPP? GDP at purchasing power parity of two countries. दो कंट्रीज का GDP at purchasing power parity से हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बोथ द कंट्रीज में बढ़ा है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट इन बोथ द कंट्रीज,
it would give the same inference which we would give on comparing the GDP at market exchange rate of both the countries, none of the above या फिर all of the above. GDP at purchasing power parity, मतलब एक चीज खरीदने के लिए हमें कितना पैसा पे करना पड़ रहा है और सेम चीज खरीदने के लिए दूसरे कंट्री में कितना पैसा देना पड़ रहा है. इट मीन्स what is the purchasing power parity comparison made between both the countries. So यहाँ पर the cost of living is your correct answer. एक क्वेश्चन हमने देखा था कंट्री X में $25 देना पड़ रहा है, कंट्री Y में $50 देना पड़ रहे हैं सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि किसका कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई है, किसका लो है. तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन बोथ द कंट्रीज इज इन्फर्ड at by GDP at purchasing power parity. GDP and GNP both represent the total market value of all final goods and services produced within a year. At which of the following is correct regarding the difference between GDP and GNP? दोनों में से अब दोनों के बीच में कौन सा डिफरेंस यहाँ पे करेक्ट है? Read the questions very calmly and let me know the answer in the chat. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब टेरिटोरी के अंदर, बाउंड्री के अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा काउंट होगा. विद इन द टेरिटोरियल बाउंड्रीज ऑफ द इकोनॉमी द फाइनल वैल्यू दैट इज प्रोड्यूस्ड ओके इन अ स्पेसिफिक ईयर. whereas GNP will count only the income earned by the nationals of the country. कंट्री के nationals का ही इनकम काउंट करेगा. तो यहाँ पर जो डिफरेंस है GDP और GNP के बीच में है, GDP takes into account the total market value of all final goods and services, चाहे वो इंडियंस ने किया है चाहे वो फॉरेनर्स ने किया है, प्रोवाइडेड इट शुड बी विद इन द टेरिटरी बाउंड्रीज के अंदर होना चाहिए, irrespective of their nationality, right? Indians or foreigners, it should be within the territory. But GNP takes into account the production of nationals and for nationals. तो nationals का production मतलब इंडिया के GNP में सिर्फ इंडियंस का प्रोडक्शन कैलकुलेट होगा, चाहे वो उन्होंने यहाँ पर किया हो, इंडिया में किया हो या फिर फॉरेन जाके किया हो, irrespective of the territory. So this is the correct difference between GDP and GNP. Next question, in India, which of the following indicator is considered as national income, or you can say the purest form of national income? NNP, GNP, GDP, NDP. इंडिया में हम नेशनल इनकम किसे कंसिडर करते हैं? Yes, see, okay. So here there is a ट्रिक. ओके यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी हो गया ये. इंडिकेटर एज योर नेशनल इनकम. सी, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम we use GDP. Okay, we use GDP, and which is the purest form of national income is NNP. Okay, अगर purest form पूछा जाए तो NNP आंसर करेंगे और नेशनल इनकम we calculate using GDP. Okay, net value of GDP after deducting depreciation from GDP. डेप्रिसिएशन जीडीपी से हटा देंगे, ग्रॉस से नेट पे आना है आपको. ग्रॉस से अगर आपको नेट पे आना है तो हमने सिर्फ डेप्रिसिएशन को हटाना है. जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन विल गिव यू एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ऑप्शन बी इज करेक्ट. Consider the following statement and identify the right ones. While calculating GDP, income generated by foreigners in a country is taken into consideration. While calculating GDP, income generated by nationals of the country outside the country is taken into account. Only one, only two, both या फिर none. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट हो सकता है? वेरी करेक्ट, ओनली वन. यहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त इनकम अर्न्ड जनरेटेड बाय फॉरेनर्स भी लिया जाता है बिकॉज ये टेरिटरी के अंदर का प्रोडक्शन है. बट जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त इनकम जनरेटेड बाय नेशनल्स ऑफ अ कंट्री आउटसाइड द कंट्री इज नॉट टेकन. इट हैज टू बी विद इन द टेरिटोरी. ओके, तो यहाँ पर आउटसाइड द कंट्री नहीं होगा. ओनली वन इज करेक्ट. Which of the following is true about the result of income, expenditure and product method? 3 मेथड्स होते हैं. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है
जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए करेक्ट स्टेटमेंट माना जाता है। अगर कोई भी मेथड से आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो है सेम आना चाहिए, सेम ही आता है। इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्रोडक्ट मेथड। यहाँ पे तीनों आपके इक्वल हो गए। Which of the following prices are arrived at when the product taxes are added and the product subsidies subtracted from the basic prices? Yes, ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ। ओके, अगर टॉपिक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा इनफैक्ट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेगा, बट दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, एक ही नहीं बल्कि 2-3 भी क्वेश्चंस यहाँ से देखने मिल सकते हैं, इन योर NABARD ऑल्सो, इन योर RBI ऑल्सो एंड इन योर CB ऑल्सो। सो यस, बेस प्राइस से प्रोडक्ट प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड करेंगे, सब्सिडीज को लेस करेंगे तो मार्केट प्राइस मिलेगा। Which of the following explains the term economic development? Economic development, improvement in technology, improvement in production, improvement in distribution system, या फिर all या फिर none। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाता है? यस, द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ओके, सारे के सारे। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ओके, ग्रॉस प्रोडक्शन डेवलप हो रहा है, जीडीपी डेवलप हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंप्रूव हो रही है, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये कंट्रीब्यूट करेगा। बेस ईयर, चाहे वो जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर हो या फिर इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने के लिए बेस ईयर हो। नॉर्मली मैंने आपको रीजन बताया था, बेस ईयर कौन सा ईयर हम ट्रीट करते हैं, इज इट अ बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन, जिस साल बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, जिस साल ड्रॉट आया, फ्लड आया, फैमिन आया या फिर पैंडमिक आया। ईयर विथ लार्ज फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस, जिस साल बहुत प्राइस चेंज देखने मिला, या फिर ईयर विदाउट लार्ज फ्लक्चुएशन, जिस साल कोई इकोनॉमी स्टैग्नेंट थी, ज़्यादा प्राइस चेंज नहीं हुआ, कोई डिजास्टर नहीं हुआ जिससे इकोनॉमिक सिस्टम जो है हिल गई, ऐसा साल ना हो। A multiple of 10, which year is assumed as a base year? A year without large fluctuation. Okay, जैसे कि साल 2011-12, the year without large fluctuations. So यहाँ पे option D is correct. There are 3 methods using national income: output, value added and product method, जिससे हम GDP को कैलकुलेट करते हैं, national income को कैलकुलेट करते हैं। So इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है? Which of the following precaution should be taken? Sale and purchase of second hand goods should not be included. Value of intermediate goods should be taken into account. The value of goods produced for self consumption should be excluded. Domestic services and voluntary work done are to be excluded. So which of the following are the precautions taken into consideration while calculating GDP, national income? The answer is 1, 3 and 4. ठीक है, सेकेंड हैंड गुड्स को हम कंसिडर नहीं करते, फाइनल गुड्स को कंसिडर किया जाता है। मार्केट वैल्यू को सेकेंड हैंड इज नॉट कंसिडर्ड। इंटरमीडिएट गुड्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं, ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी एक्सक्लूडेड। नो, जीडीपी का फॉर्मूला से C + I + G प्लस नेट import minus export, so consumption is included. So यहाँ पे what is the value of goods produced for self consumption? ठीक है, अब यहाँ पे self consumption कहा गया, एक मिनट, self consumption. Now the farmer, okay, farmer is making wheat, farmer is producing wheat. ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ सेल्फ कंजम्पशन के लिए। farmer is producing wheat and farmer is यूजिंग, मान लो इन्होंने 100 क्वांटिटीज परचेस किए जिसमें से 50 क्वांटिटी है सेल्फ के लिए यूज कर रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए कर रहे हैं। तो जब हम इनकम मेथड निकालेंगे या फिर एक्सपेंडिचर मेथड निकालेंगे तो इन्होंने एक्सपेंडिचर 50 का किया है या फिर इन्होंने इनकम 50 यूनिट से ही अर्न किया है, 50 यूनिट से किया है क्या? 50 यूनिट्स इज यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एक एग्जांपल और लेते हैं, सर्विसेज, डोमेस्टिक सर्विस, ओके,
सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो रही है। डोमेस्टिक सर्विसेज, जो हमारी घर पे मम्मी जो हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दिस इज यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सो वैल्यू ऑफ गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी एक्सक्लूडेड, इट शुड नॉट बी काउंटेड इन अ पार्ट ऑफ जीडीपी। जो एक्चुअल में खर्चा किया गया है वो एक्सपेंडिचर मेथड में आएगा, जो एक्चुअल में आपने कंट्रीब्यूट किया है आउटपुट होगा, राइट, जिससे एक्चुअली आपने कोई रेवेन्यू अर्न किया है, वैल्यू एडिशन होगा, राइट। तो ये चीजें सेल्फ कंजम्पशन के लिए यहाँ से एक्सक्लूडेड है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी आएगा, डोमेस्टिक सर्विसेज एंड वॉलंटरी वर्क done are to be excluded. जैसे I gave you an example of the service given by our mom, that is also excluded. When we say that a person has more money in his hand to save or to consume when compared to the previous year, then there is a definite increase in which of the following? अच्छा, see in this example self consumption is not assumed to be the final product. आप मीनिंग अलग ले रहे हो उसका। सेल्फ कंजम्पशन इज मतलब खुद के लिए रखा, ओके, दैट इज नॉट सोल्ड इन द मार्केट, यू कंज्यूम योर। सी जो 100 क्वांटिटी वीट की थी उसमें से 50 जो है सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज किया, 50 क्वांटिटी ही सेल किया, तो वो वाला सेल्फ कंजम्पशन यहाँ पर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, when we say that the person has more money in his hand or saved to consume when compared to the previous year, then there is a definite increase in the personal disposable income, right। अगर हमारे हाथ में ज़्यादा पैसा है, okay, to save or to consume, we say that the personal disposable income has increased. Personal disposable income is the income in the hands of the individual, right, after deducting undistributed profit, net interest payment, your corporate tax and adding the transfer payment which is given by the government, right। so PDI, अगर money saved बढ़ रहा है तो PDI भी जो है बढ़ेगा। Economic development is characterized by structural change in the economy, change in the occupational pattern, both A and B, none of the above. Economic development is characterized by both A and B, structural changes या फिर ऑक्यूपेशनल पैटर्न में जो भी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आए हैं। मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जीडीपी, एनडीपी, पर कैपिटा रियल इनकम या फिर जीएनपी। मोस्ट अप्रोप्रिएट, yes, the answer is per capita real income, average income per person in the country। अब हम जीडीपी से जीएनपी पे आते हैं, जीडीपी से एनडीपी पे आते हैं, देन हम नेशनल इनकम निकालते हैं, राइट। एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, हमारा क्या आता है, पर कैपिटा इनकम आता है, मतलब एवरेज पर पर्सन देश में कितना इनकम है, एवरेज इनकम कितना है पर पर्सन का, या हम पर कैपिटा इनकम या फिर पर कैपिटा रियल इनकम से कैलकुलेट करते हैं, और ये अप्रोप्रिएट मेजर है। The value of national income adjusted after inflation, inflation adjusted, per capita disposable inflation rate या फिर real national income। दो टाइप्स के नेशनल इनकम मैंने आपको बताया, रियल एंड नॉमिनल। तो जो adjusted after inflation रहेगा वो होगा रियल नेशनल इनकम। The average income of the country, per capita disposable inflation real national income। Just now we have seen the formula of per capita income. Per capita income, the net national income divided by the population, okay, that is nothing but per capita income। एवरेज कितना बंदे ने कितना अर्न किया है, मतलब कि हमारे एवरेज पॉपुलेशन के हिसाब से पर पर्सन का इनकम कितना है। Consider the following statement, identify the right। Personal income refers to the income of individuals of a country, the income at their disposal after paying direct taxes is your disposable income। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट है?
वेरी करेक्ट, द आंसर इज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है एंड पर्सनल इनकम ऑफ द इंडिविजुअल्स। Which of the following method used to calculate national income in India? नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे यूज होते हैं, राइट। 3 मेथड्स है, सो ऑल ऑफ द अबव आर द मेथड्स। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई राइट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। नेशनल इनकम इज मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, डेप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस वैल्यू टू गेट द नेट वैल्यू। कौन सा स्टेटमेंट राइट है? बिल्कुल सारे के सारे, राइट। ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन रेड्यूस करेंगे तो हमें नेट मिल के आएगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट है। नेशनल इनकम टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू कंसिडर करता है, दैट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। सो आई होप द क्वेश्चंस वेर अप टू द मार्क एंड आप सबको अच्छे लगे। दिस वाज अ कंपाइलेशन ऑफ योर 50 MCQs फ्रॉम नेशनल इनकम। ओके, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, सारे टाइप के MCQs मैंने आपके लिए कंपाइल किए थे। सो आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। एंड हाँ, अगर आपको पूरे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज करने हैं इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के लिए, मैनेजमेंट, एथिक्स, फिनांस, यू कैन ज्वाइन अ न्यू कैटेगरी फॉर RBI ग्रेड बी, ओके, विच हैज़ लॉन्च रिसेंटली। एंड 9 जून से हमारे RBI NABARD के कोर्सेज जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप लोग अपना प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। जस्ट एनरोल फॉर ऑल द कोर्सेज यूजिंग द कोड RUHI10, यू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके गाइस, होप टू सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। पोल के साथ भी क्विज को कंडक्ट करेंगे स्पेशल क्लास में। ओके, जब टॉपिक्स और भी कंप्लीट हो जाएंगे 3-4, तो मैं पोल के साथ भी जो है स्पेशल क्लास में सेशन लूंगी। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।